तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मैथ का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा बोर्ड एग्जाम जो नज़दीक आ चुका है, जो फरवरी में हमारा एग्जाम है, तो उसका तैयारी करवाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग मैथ का सोल्यूशन करेंगे और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को मैथ में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से अनोखा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का बोर्ड एग्जाम 2024 का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करक की संख्या की 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक है। यहाँ पे बहुलक पूछ रहा है कि इनमें जो है बहुलक कौन है। तो जो बहुलक से क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, हर बार पूछता है बहुलक। तो बहुलक निकालने का सबसे इजी तरीका है कि जो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है वो बहुलक हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आया है। देखिए यहाँ पे 3 है, पहला में 3 है जो एक बार आया है, 4 है 4 भी एक बार आया है, और यहाँ पे देखिए 7 है 7 आया है जो 3 बार आया है इसमें, और यहाँ पे देखिए 2 एक बार आया, 6 भी एक बार आया और 9 भी एक बार आया है। जो इसमें सबला ज़्यादा आता है वह बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 7 है वह 3 बार आ चुका है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुलक निकालने का सबसे ईजी तरीका कि जो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है वह बहुलक हो जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि 13 और 19 के बीच समांतर मध्य है। कह रहा कि 13 और 19 के बीच समांतर मध्य है, मध्य मतलब बीच। तो देखिए इसका हम लोग कैसे प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 से 19 तक पहले हम लोग संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 14 15 16 17 और 18 और 19। तो देखिए इसमें जो बीच में आता है वह क्या आता है। इधर से देखिए तो 13 14 ठीक है और 15, और इधर देखिए 19 है 18 है 17 है। तो देखिए बीच में कौन आ रहा है, तो 16 आ रहा है। तो मध्य इसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको लिख लेंगे, कितना से कितना के बीच में पूछ रहा है उसको पूरा नंबर को लिख लेंगे और देखेंगे कि कौन बीच में आ रहा है, वही हो जाएगा समांतर मध्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, करक की बिंदु -12 -18 का भुज है। यहाँ पे भुज बताना है, ठीक है। तो हम बता दिए हैं निर्देशांक ज्यामिति का, आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज भी बताते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। और जो एक्स अक्ष होता है वो आगे की ओर होता है और जो वाई अक्ष होता है वो पीछे की ओर होता है। तो क्या यहाँ पे पूछ रहा है, भुज पूछा है, तो भुज कौन हो जाएगा, आगे की ओर है -12। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में देगा -12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भुज कौन हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिया गया है, कह रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है। तो चलिए माध्यिका निकालने के लिए आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोटा से बड़ा में सजाएंगे। तो यहाँ पे पहले छोटा कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 5 और 6 और 7 हो गया। यहाँ पे देखिए छोटा से बड़ा हम लोग सजा लिए। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से बराबर करेंगे। तो देखिए इधर से ले लेते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं, 1 2 और 3, और इधर से 3 ले लेते हैं 7 6 और 5, ठीक है। तो बीच में देखिए क्या बच गया, यहाँ पे देखिए बीच में 4 बच गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो माध्यिका जब भी निकालने के लिए कहे तो इसी प्रकार निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। यहाँ पर कह रहा कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। अगर आप लोग का मान याद होगा तो यहाँ पे पता होगा जो 0 होता है वह किसका होता है। तो बताते हैं यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में देखा है sin 90। जो sin 90 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे दिया गया है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में देखा है cos 0। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और tan 90 दिया गया है, तो tan 90 डिग्री का मान कितना है, अपरिभाषित होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 जो है किसका है, cos 90 डिग्री का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम पीछे नहीं बताया, तो जल्दी से बताइए इसका कमेंट में कि 19 और 25 के जो समांतर माध्य है वह क्या है। जल्दी कीजिए, जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 19 और 25 के जो समांतर माध्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा 22, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 19 लिखेंगे, 19 से मतलब लिखते जाएंगे 25 तक। तो 19 20 21 22 23 24 और 25। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिए हम लोग 19 20 और 21, और इधर से देखिए इधर से लेते हैं 25 24 और 23। तो देखिए यहाँ पे बीच में क्या बच गया, 22 बच गया। तो 22 क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से निकालेंगे समांतर माध्य। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, कह कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। कह कि निश्चित घटना की प्रायिकता
होती है। तो बताता हूँ जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको रट लीजिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया गया, कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। यहाँ पे पूछ रहा असंभव घटना की प्रायिकता, और पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पे पूछ रहा था कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो हम लोग जान गए कि जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वह कितना होती है, 1 होती है। और यहाँ पे दिया गया असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है वह 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बताता हूँ जो प्रायिकता से 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ये दोनों प्रश्न को रट लीजिए कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 और जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वह 1 होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। यहाँ पे बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, जो बीच की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र होता है वह इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 है वो 2 क्या है, x1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस में 2 है वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 देगा तो ये हो जाएगा y1, और यहाँ पे भी 3 दिया गया तो ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा कि x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, और यहाँ पे x2, तो x2 भी क्या है, -2 है, और पहले से सूत्र में माइनस था तो अब -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे लिखेंगे +2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए y1 3 दिया गया है तो लिखेंगे 3 प्लस, फिर y2 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। फिर करेंगे अंडर रूट, अब जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 में 3 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 0 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 16 प्लस, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो गया जब 0 और 16 को जोड़ेंगे तो आ गया √16। अब जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखा है 4। तो जब भी ऐसे बीच की दूरी निकालने के लिए आए तो सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र को अच्छे से याद कर लें, रट लें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे 10 नंबर करा कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। यहाँ पे करा कि मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो मूल बिंदु बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु बराबर √x² प्लस y², यही सूत्र होता है मूल बिंदु बराबर। तो यहाँ पे देखिए x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो 3 है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर आप देखिए यहाँ पे 2 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट में 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब जब 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √13। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखा है √13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी मूल बिंदु निकालने के लिए कहे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे और इसी प्रकार निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, और ऑप्शन बी में देगा 2, और ऑप्शन सी में देगा 3, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जब भी पूछे रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या तो क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो बताता हूँ जो 2 घात वाला बहुपद कहलाता है वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात। अगर पूछे कि 1 घात वाला बहुपद कहलाता है तो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और उसी तरह पूछ दे कि 3 घात वाला बहुपद कहलाता है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो बहुपद से क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। फिर देखिए तो यहाँ पे दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 cos² थीटा का मान है। कह रहा है कि 2 cos² थीटा का मान है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos² 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 गुने, और cos जो 60 का मान होता है क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे cos पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, अब 1 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 4। तो हो जाएगा 1/4। अब इसको देखिए काटिए यहाँ से, तो ये कट जाएगा 2 दूनी के 4।
तो देखिए यहाँ पे काट के कितना आ गया, 1/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखा 1/2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार हल कीजिएगा। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम के पहले अच्छे से मैथ और साइंस का और सोशल का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा देंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लोग किससे कहते हैं, बताते हैं यहाँ पे कि जो अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं, जो अभाज्य संख्या होता है जो एक से और खुद से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन एम देगा है 27। 27 से जो 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से भी कटता है, तो यह अभाज्य संख्या है, नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में देखा है 35। 35 जो है जो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। और ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 13 दिया गया है। 13 है जो 1 से कटता है और 13 से कटता है, और कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में देखा 56। तो 56 भी है जो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है, और भी पहाड़ा से कटता है। तो देखिए यहाँ पे जो नहीं कटता है, जो 1 से और खुद से कटता है, वह कौन सी संख्या है, 13 है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह कि त्रिकोणमिति का परिचय निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। यहाँ पे पूछा कि जो इसमें किसका मान है जो 1/√3 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं और देखते हैं किसका मान 1/√3 आता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 60 दिया गया है ऑप्शन ए में। जो साइन 60 का मान होता है क्या होता है, √3/2 होता है। और जो कॉस 60 का मान होता है क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में देखा है tan 30। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और ऑप्शन डी में देखा है cos 30। तो cos 30 का कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 किसके बराबर है, tan 30 के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग मान याद कर लीजिएगा, मान से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो पूरे मान को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा है 16 नंबर कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन ए में देगा 1, और ऑप्शन बी में देगा 2, और ऑप्शन सी में देगा 3, और ऑप्शन डी में देगा अनंत। तो चलिए एगो वृत्त यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वृत्त ले लिए, और इस पर देखिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो रेखा इधर से भी खींची जा सकती है, इधर से भी खींची जा सकती है, मतलब चारों तरफ से इस पर रेखा खींची जा सकती है, इधर से भी। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है, करा कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो इसमें बहुलक क्या होगा पीछे ही बताया, बहुलक निकालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देगा है, ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन देगा 3, और सी ऑप्शन देगा 7, और डी ऑप्शन देगा 9। तो जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें जो बहुलक है वह कौन है, 2 है कि 3 है कि 7 है कि 9 है। तो बहुलक निकालने के लिए हम बताए थे कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो जल्दी से कॉमेंट कीजिए इसका आंसर। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, कह रहा कि बिंदु 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा। कह रहा है कि बिंदु 3, -1 किस चतुर्थांश में है। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, एगो चतुर्थांश ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्थांश है, और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x दिया गया, यहाँ पे y दिया गया, यहाँ पे y1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला होता है वह प्रथम पद होता है, और जो ये वाला होगा वह द्वितीय पद, और जो ये वाला होता है वह तृतीय पद होता है, और ये वाला चतुर्थ पद होता है। और जो प्रथम पद में होता है वह क्या होता है, प्लस प्लस होता है। यहाँ पे x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। और जब भी लेते हैं तो हम लोग आगे x को लेते हैं फिर y को लेते हैं। और जो द्वितीय पद में होता है वह होता है माइनस और प्लस। तो यहाँ पे देखिए x है जो माइनस में है, y है जो प्लस में है। और जो तृतीय पद में होता है वो क्या होता है, माइनस और माइनस होता है। इसमें x भी माइनस में होता है, y भी माइनस में है। और फिर जो चतुर्थ पद में होता है वह होता है प्लस माइनस होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए कि जो 3 है वह प्लस में है और जो 1 है वह माइनस में है। तो जो यहाँ पे हो गया वह प्लस माइनस हो गया। तो देखिए जो प्लस और माइनस है वह किस चतुर्थांश में है। तो कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ पद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देगा है, करेक्ट कि पाई है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा परिमेय संख्या, और ऑप्शन बी में देगा पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन सी में देगा अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए थे जब वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे तो उसमें बताए थे कि जो पाई है वह कौन सी संख्या है। तो बताता हूँ आज भी कि जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये वाला बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पाई है वह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम है जो 15 से स्टार्टिंग है बिहार बोर्ड का, तो उससे पहले हम अच्छे से पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और इस चैनल पे बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग के मैथ का ये वीडियो कैसा लगा, और भी 1 से 2 मैथ का वीडियो लाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, करेक्ट कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा 1, और ऑप्शन बी में देगा 2, और ऑप्शन सी में देगा 3, और ऑप्शन डी में देगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो बताता हूँ, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वह अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया गया, करेक्ट कि दीर्घात बहुपद के शून्यक हैं। करेक्ट कि दीर्घात बहुपद के शून्यक है। तो पहला ऑप्शन में देगा है अल्फा, और दूसरा ऑप्शन में देगा है बीटा, और तीसरा ऑप्शन में देगा अल्फा और बीटा, और चौथा ऑप्शन में देगा है अल्फा बीटा और गामा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है, अगर पूछे कि दीर्घात बहुपद के शून्यक हैं, तो क्या मारेंगे हम लोग, जो दीर्घात बहुपद के जो शून्यक होगा वह क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ग हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देगा 22 नंबर, करेक्ट कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। यहाँ पे करेक्ट कि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं, हल करते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर 8/17, और जो साइन थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होगा। तो लंब हो गया 8 और कर्ण होगा 17। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कॉट ए का मान निकालें। तो पहले हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होगा, आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो 17 के स्क्वायर माइनस, और जो लंब है वह कितना 8 दिया गया है, तो 8 को स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब 17 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 289 आएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। तो 289 माइनस 64 हो जाएगा। अब घटाएंगे 289 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 225 आ जाएगा। और जब 225 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कॉट ए का मान होगा, कॉट ए का मान पूछ रहा है। तो लिखेंगे कॉट ए बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होगा, आधार बटा में लंब होता है। आप लोगों को सूत्र पता होगा, जो कॉट ए बराबर सूत्र होगा क्या होगा, आधार बटा में लंब। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आधार कितना निकाल के लाए हैं, तो 15 लाए हैं। तो लिख देंगे आधार बराबर 15, और लंब कितना दिया था, 8 दिया था। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देगा है 15/8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया गया है, करा यहाँ पे कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। करा कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। तो बताता हूँ, जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है वह व्यास होती है। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे अगला 24 नंबर दिया गया, कह रहा कि बिंदु -3,5 किस पद में स्थित है। कह रहा कि -3,5 किस पद में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, ए ऑप्शन में देगा प्रथम पद, और बी ऑप्शन में देगा द्वितीय पद,
और सी ऑप्शन देगा तृतीय पद और डी ऑप्शन देगा चतुर्थ पद। तो हम पीछे ही बताए हैं पद निकालने के लिए कि कैसे निकालेंगे पद। तो बताइए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कि जो -3,5 किस पद में स्थित है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम सबके कमेंट चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मस्सा है। यहाँ पे कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मस्सा है। जब दो लगातार संख्याओं का जब हम HCF करेंगे तो वह कितना आएगा। तो ऑप्शन ए में देगा 4 और ऑप्शन बी में देगा 2 और ऑप्शन सी में देगा 0 और ऑप्शन डी में देगा 1। तो चलिए हम लोग दो लगातार कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए तो जैसे दो लगातार हम संख्या लेते हैं 4 और 5, ये दोनों लगातार है। तो चलिए इसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो इसको भागा विधि से निकालते हैं। जब 4 को हम निकालेंगे, जब यहाँ पे लगाएंगे तो एक बार में 4 लगेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 को यहाँ से हम लोग यहाँ से लाएंगे 4 को, तो 4 एका में क्या बार में आता है 4 बार में, तो 4 लिख के इसको काट दिए। तो देखिए यहाँ पे HCF कितना आया 1 आ गया। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का HCF कितना आ गया मस्सा 1 आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लगातार संख्या 13 और 14। तो चलिए अब 13 और 14 को मस्सा निकालते हैं। तो यहाँ बाहर में लिखेंगे 13 और अंदर में करेंगे 14 को, तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 13 और घट जाएगा। जब 14 से 13 गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ से 13 को लेंगे। अब 1 में 13 क्या बार में आएगा 13 बार में आएगा। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और यहाँ पे 13 लिख के काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी HCF कितना आया 1 आया। तो दो लगातार संख्याओं का जो मस्सा आएगा वह कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बोर्ड एग्जाम से पहले मैथ और ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा और गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे सब्जेक्टिव में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।